मैं एक बहुत गरीब लड़की थी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी का भी देहांत हो चुका था। हमारा कोई भाई भी नहीं था। मेरी बहन भी अब जवान हो चुकी थी। उनकी शादी के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उनके ससुराल वालों ने माँ से कहा था अगर हमने उन्हें दहेज नहीं दिया तो वो रिश्ता तोड़ देंगे। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ 3 लड़कों ने मुझे अपने साथ एक रात बिताने के मुँह मांगी रकम देने की ऑफर की। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने उनके ऑफर एक्सेप्ट कर ली। जब तीनों लड़के ने मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा ली तो चौथा दोस्त भी आ गया। मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को कोई भी कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं होता। कभी कभी जरूरत से ज्यादा की ख्वाहिश इंसान को खत्म कर देती है, और मैं भी कभी ना पूरा होने वाली ख्वाहिश के रास्ते पर निकल चुकी थी। मैं रात 1 बजे से छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़के ने भी मेरे शरीर को नोच डाला था। मैं बहुत ज्यादा दर्द में थी, लेकिन यह सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा था मेरी मर्जी से हो रहा था। मुझे अपने कपड़ों का भी होश नहीं था और ना ही अपने शरीर में होने वाले दर्द का। उन लड़कों ने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मेरा सारा शरीर जख्मी हो गया था। यह सोचकर मेरी आत्मा कांप रही थी कि अभी 2 और लड़के मेरे साथ अपनी हवस पूरी करेंगे और मुझे उन्हें भी पूरा समय देना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। मैं यह सब कुछ पैसों के बदले कर रही थी, इसलिए अब इन सब से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों के सपने मुझे इस जगह तक ले आए थे जहां मैंने एक ही रात में 3 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे यह फैसला लेने में ज्यादा समय नहीं लगा था। सब लड़के सेहतमंद, तंदुरुस्त और नौजवान थे। उनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे बिस्तर पर आने वाले लड़कों ने कुछ ही समय में मुझे पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया था। यह पहली बार था जो मैं किसी मर्द के साथ संबंध बना रही थी। दूसरे लड़के के निकलते के साथ ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर आ गया। उसे देखकर मेरी जान हाथ में अटक गई, क्योंकि अब मैं थोड़ा समय चाहती थी। लेकिन वह मुझसे कहने लगा हमारे पास इतना समय नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसे मेरे ऊपर तरस नहीं आया और वह मेरे पास आ गया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं बार बार उसे मुझसे दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वो उतना ही मुझ पर हावी होने लगता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे हटाने से वह पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और चुपचाप बिस्तर पर पड़े उसके जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह मेरे शरीर के साथ अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरे गर्दन पर छोड़ दिए। कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वह मेरे साथ फिर से समय बिताएगा। उसके जाने के बाद मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मैं खुद कांप गई। मेरे शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर जख्म ना हो। लड़के ने तो मेरे पूरा जिस्म को जख्मी कर दिया था। मेरे पूरे शरीर पर उसके दांतों के निशान थे। तीसरे लड़के ने भी 1 घंटे तक मुझे अपनी हवस का शिकार बनाए रखा। इन लोगों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया, और आता भी क्यों। उन्होंने 1 रात के बदले मुझे मुंह मांगी रकम दी थी। वह तो मेरे शरीर के साथ खेल कर अपना पैसा वसूल कर रहे थे, और यह रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट भी नहीं बदल सकती थी। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब इन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक और दोस्त भी आ रहा है, अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं अपनी जुबान से उनसे मना कर सकूं। जैसे ही वह चौथा लड़का मेरे कमरे में आया, जब वह मेरे बिस्तर पर मेरे पास आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। इसकी वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम सरिता है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल की थी। मैंने बीए पास कर रखा था, लेकिन आज के समय में बीए करने के बाद कुछ भी नहीं होता। लोग तो बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने हाथ में लिए सड़कों के ढोल समेटते रहते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस समय हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी हुई थी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फिर मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी कौन दे सकता था, जिसके पास न तो कोई तजुर्बा था न ही कोई अच्छी बड़ी डिग्री। मगर नौकरी मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मुझे किसी भी हाल में नौकरी करनी थी, क्योंकि मेरे पिता के देहांत के बाद हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था और हम 4 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद हैं। मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके बजाय मेरे कंधों पर थी। जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि हमारे लिए
हमारे पिता कितने मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा लाते थे। मैं हमेशा अपने पिता से इस बात की शिकायत करती थी कि वो हमारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मेरे शिकायत करने पर मेरे पिताजी के चेहरे का रंग उड़ जाता। फिर वह बड़ी मोहब्बत से मुझसे कहते, सरिता तू फिक्र मत कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे तो दूर दूर तक वह समय नजर नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हमारी सुबह को आँख खुली तो हमारे पिताजी हमारे बीच में मौजूद नहीं थे। तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पिता हमारे लिए कितने जरूरी थे। जब तक हमारे सर पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी जरूरी चीजों से तो हम महरूम नहीं थे। पिता के देहांत के बाद कुछ दिन तक तो हमारे पड़ोसियों ने और खानदान वालों ने हमारी मदद कर दी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में भला कौन किसका पेट भर सकता है। मजबूर होकर मुझे ही नौकरी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। तब मुझे समझ आया कि एक औरत के लिए बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। जहाँ भी जाती उसके बाहर नौकरी की तलाश में लोगों की भीड़ लगी होती। मैंने सोचा कि मैं किसी स्कूल में टीचर की नौकरी कर लेती हूँ, लेकिन यह सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई कि आज के दिन में भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 3 से 4 हजार मिल रहे थे। इतने पैसों में तो घर के बिल भी जमा नहीं हो पाते, और इसमें भी स्कूल की प्रिंसिपल मुझसे मेरा तजुर्बा पूछती तो मेरा मुंह खाली रह जाता। सड़कों के धूल जाने के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। जब मेरी दोस्त को पता चला कि मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ तो उसने अपने भाई से बात करके एक रेस्टोरेंट में मुझे वेटर की नौकरी दिलवा दी। शहर के एक सुनसान इलाके में बना हुआ था यह रेस्टोरेंट। यहाँ पर हर समय सिर्फ मर्द ही आते थे। उन्होंने मुझे पहनने के लिए अपने रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म दे दी जो बहुत ज़्यादा टाइट थी और उस पर इस रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने मुझे अगले ही दिन नौकरी पर बुला लिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब शर्त रखी थी जो मुझे माननी ही थी। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के लिए चाहिए थी जिसके खूबसूरत से बाल उसके कंधों पर पड़े हों, अच्छा सा मेकअप करके हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में ही रखकर घर वापस आ गई। मैं अभी तक यह फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि मुझे यह काम बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो कभी भी बिना किसी जरूरत के घर से निकलने की नौबत ही नहीं आई थी, और इस रेस्टोरेंट में इतने सारे मर्दों के बीच इतने टाइट यूनिफॉर्म पहनकर खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। मगर पेट इंसान से सब कुछ करवा लेता है। मैं घर वापस आई तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी परेशान थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? तो मेरी माँ ने मुझे रोते हुए बताया कि बेटा, बिजली के मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारे घर की बिजली बंद कर दी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। गर्मियों के दिन थे और इन दिनों में बिना बिजली के रहना बहुत मुश्किल काम था। पिछले 2 महीने से हमने बिजली का बिल जमा नहीं किया था। शायद इसी वजह से वो हमारे घर की बिजली काट कर चले गए थे। मेरी माँ के आंसुओं ने मेरे फैसले को आसान कर दिया। मैंने अपनी माँ को गले लगाकर दिलासा दिया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही हमारा सहारा हो, तुम्हें ही अपनी बहनों की शादी भी करनी है। माँ ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि अब मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन जो भी हो मुझे यह फर्ज निभाना था। माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे नौकरी कहाँ पर मिली है, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का समय दोपहर 1 बजे के बाद से रात 12 बजे तक है। यह बात मैंने अपनी माँ को बहुत ही मुश्किल से बताई थी। मेरी नौकरी का समय जानकर मेरी माँ मुझे हैरत से देखने लगी और मुझसे पूछने लगी, यह कैसी कंपनी है जहाँ का समय दोपहर लंच के बाद से रात को 12 बजे तक है? मैंने अपनी माँ से झूठ कह दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी है और यहाँ 24 घंटे काम होता है। इस समय हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि मेरी माँ ने मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किए। अगले दिन दोपहर 2 बजे ही मैं रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकल गई। मुझे नहीं पता था कि अब मेरी किस्मत मुझे यहाँ से कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपनी यूनिफॉर्म रेस्टोरेंट में जाकर ही चेंज की थी। मैनेजर ने मुझे रेस्टोरेंट के दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम गेट पर खड़े होकर सबको वेलकम करोगी। और साथ में मुझे डांट कर यह कह रहा था कि यह कैसा मुंह बनाकर खड़ी हो, जाओ पहले मेकअप करके आओ। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहाँ पर एक और लड़की काम करती थी जिसने मुझे अपना मेकअप दिया और मेरे रेड कलर की लिपस्टिक लगा दी और बहुत अच्छे तरीके से मेरा मेकअप किया। उसके बाद मैं अपने आप को आईने में देखकर हैरान रह गई। यह बात तो मैं पहले से ही जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ,
और मेरा रंग भी सफेद है, लेकिन इस लड़की के मेकअप करने के बाद तो मेरा रूप निखर गया था। मैं खुद को आईने में देख रही थी। यह लड़की मुझसे कहने लगी, यह लोग लड़कियों की खूबसूरती देखकर ही उन्हें यहाँ काम पर रखते हैं, वरना काम करने वाले लोग तो दुनिया में हजारों मिल जाते हैं। मैं जानती थी कि नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का पहला दिन मुझे बहुत ही लंबा लग रहा था। मैं दोपहर 2 बजे से गेट पर खड़ी आने जाने वाले मर्दों और औरतों का वेलकम कर रही थी। यहाँ पर औरतें कम ही आती थी और मर्द ज्यादा आते थे। रात तक खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो चुका था और अब मुझे वापस बसों के धक्के खाते हुए घर भी पहुँचना था। 1 बजे के करीब मैं अपने घर पहुँची। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे लिए जाग रही थी। माँ ने मेरे साथ बैठकर खाना खाया, फिर मैं बिस्तर पर लेट गई। मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मेरे पिता मेरे बहुत ज़्यादा नखरे उठाया करते थे। फिर भी मैं उनसे कोई न कोई शिकायत करती ही रहती, जो आज मुझे पता चला था कि वह कितनी मेहनत करके हम लोगों का पेट पाल रहे थे। मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। अगले दिन फिर मैं दोपहर के बाद अपने घर से निकल गई, लेकिन आज मैनेजर ने मुझे गेट पर खड़ा नहीं किया था, बल्कि कस्टमर से ऑर्डर लेने का काम दिया था। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही देर में अंदाजा हो गया कि यहाँ कोई भी काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी टेबल पर ऑर्डर लेने जाती, वहाँ बैठे आदमी मुझे सर से पैर तक घूर कर देखते और फिर मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुरा कर देखना पड़ता, क्योंकि यह शर्त भी मेरी नौकरी में ही थी। जानबूझकर ऑर्डर देने में टाइम लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते समय इस कदर करीब आ जाते कि मेरी सांसें रुकने लगती। ये रेस्टोरेंट हम जैसे वेटर की वजह से ही चल रहा था। अब मैं अच्छे से समझ गई थी कि यहाँ आने वाले ज्यादातर मर्द तो सिर्फ वेटर की वजह से ही आते हैं। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया था। 1 महीने में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब नजरें, ऑर्डर देने के बहाने वेटर के करीब आना, गंदे अजीब अजीब कमेंट करना। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरी सैलरी से अलग टिप से बहुत सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। मैंने उन पैसों को इकट्ठा करके बिजली का बिल जमा कर दिया। धीरे धीरे मैं यहाँ के माहौल की आदी होती जा रही थी। 3 लड़के रोज रेस्टोरेंट में आते और सबसे लास्ट वाली टेबल पर जाकर बैठ जाते। वो टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह तीनों लड़के 20-21 साल के नौजवान थे। वह मुझे बहुत घूर के ऊपर से नीचे तक देखते। आज जब मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक लड़का पूछने लगा कि तुम यहाँ मजबूरी में नौकरी करती हो? मैंने उनसे हाँ कह दिया। उसमें से एक लड़के ने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दे दिया और कहने लगा, तुम हमें एक शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। बिना सोचे समझे मैंने उनसे वह कार्ड ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। यह देखकर वह मुस्कुराने लगे। इस दिन के बाद से अब ऐसा ही होने लगा। मैं उनका ऑर्डर लेने जाती तो उनमें से कोई भी लड़का मुझसे कुछ न कुछ सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली बातचीत की वजह से हम लोगों के बीच में बेहतर जान पहचान भी हो गई थी। अब मुझे यहाँ नौकरी करते हुए दूसरा महीना भी गुजर गया था। माँ ने मुझे एक दिन बताया कि मेरी बड़ी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर के खर्चे की जिम्मेदारी ही उठाई थी। बहनों की शादियों के बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं था। माँ ने मुझसे कहा कि जहाँ तुम काम करती हो वहाँ से कुछ लोन ले लो। तुम्हारी तो बहुत बड़ी कंपनी है, अगर हमें वहाँ से लोन मिल गया तो तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन जिसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ रही थी, मैं भी उसके लिए बहुत परेशान रहती थी। अब मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि मैं एक रेस्टोरेंट में छोटी सी नौकरी कर रही थी? इतने पैसे मुझे कहाँ से मिलते? माँ ने जब मुझे यह कहा तो मैंने उसको किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे एक उम्मीद नजर आई थी। माँ को पूरा विश्वास था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया है। अगले दिन मैं जब अपनी नौकरी पर गई तो सारे दिन परेशान रही और मेरे चेहरे की परेशानी मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने भी नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने उसे बताया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है और हमारे पास उनकी शादी के पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सादगी से शादी कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वह ठीक ही तो कह रही थी। इतनी धूमधाम से शादी करने की क्या जरूरत थी? घर आकर मैंने अपनी माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की शादी कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, किसी को हमारे घर की हालात के बारे में कुछ पता नहीं है।
लड़की वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट हमारे हाथ में थमा दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाएंगे। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की क्या जरूरत है। मेरी बात सुनकर माँ मुझसे नाराज हो गई और कहने लगी, भगवान की कृपा से तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है तो तू उसमें भी ऐब निकाल रही है। अगर आज तेरे पिता जिंदा होते तो मुझे तेरी मिन्नतें ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बातों ने ही मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही तो कह रही थी कि अगर हमारे पिताजी जिंदा होते तो वह किसी भी तरह हमारे लिए पैसा जमा कर लेते। मैंने अपनी माँ को गले लगाया और उनसे वादा किया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं इस समय खुद नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। पिता का साया औलाद के लिए बहुत बड़ा उपहार होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को जिंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल था। अब मैं हर समय परेशानी में रहती थी और पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ यही सोचती रहती थी। मैंने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिस नज़र से उसने मुझे देखा था मैं खुद भी जमीन में गिर गई। एक वह लड़के अभी रोजाना रेस्टोरेंट में आते थे। आज मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है, आज तो आपके चेहरे का रंग उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या परेशानी है, मैं उसे बता दूं। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सके। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी पूरी बात बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे दोस्त की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। मैंने तुम्हें अपना कार्ड इसलिए दिया था कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हैरत से उनके चेहरे को देखने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो तीनों अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं। लड़कों ने मुझसे पैसे देने की हामी भर ली। मैं हैरत से आंखें फाड़कर उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, हमें तुम्हें पैसे देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम आना होगा। इनकी बात सुनकर मैं डर गई। लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता है, यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबराकर उनसे कहा, नहीं, मैं शरीफ घर की लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगी कि हमने तुम्हारे आगे एक शर्त रखी है, अब तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आज के समय में इतनी बड़ी रकम तुम्हें कोई भी नहीं देगा, चाहे वह तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत को नीलाम करके उनसे पैसे लेना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया। मैं अपने हालात में पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब घर लौटकर गई तो मेरी माँ और बहनें मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी दीदी के ससुराल वालों ने शादी 1 महीने बाद करने की तारीख तय की है और मेरी बड़ी दीदी के साथ साथ मेरी छोटी बहन के लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैं सोच रही हूँ इसकी बात भी पक्की कर दूँ। इसी तरह एक खर्चे में 2 शादियाँ हो जाएंगी। छोटी बहन के रिश्ते की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वहीं 1 महीने का समय सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो सका था और माँ मुझ पर उम्मीदें बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी को देखा, उनके चेहरे पर मुझे खुशी नजर आ रही थी। मैं अपनी दीदी के ससुराल वालों से भी मिली थी। वो लोग सच में बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के दुल्हन कौन लेकर जाता है, समाज के ही लोग थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा ऐसे ही देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दें, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरे घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। यह खुशी मेरी इज्जत के बदले उन्हें मिलने वाली है। अगले दिन मैंने उन तीनों लड़कों से हामी भर ली। मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे तुम जरूर मान जाओगी। उन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बताया कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, मुझे पूरी रात कंपनी में ही रुकना पड़ेगा। कंपनी ने मेरा लोन पास कर लिया है, इसलिए मुझे भी अब उनकी बात माननी पड़ेगी। लोन पास होने की बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उन्होंने मुझे रात में रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैंने रेस्टोरेंट से छुट्टी ले ली। उसके बाद मैं लड़कों के साथ चली गई। इन लड़कों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब चौथा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरा पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ था और मैं अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने फौरन ही मुझे अपने हाथों में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से हॉस्पिटल में ले गया।
इस हॉस्पिटल में शायद उसका कोई जानने वाला डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी शरीर मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का जो उन लोगों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया शायद, नहीं तो बिस्तर पर ही दम तोड़ जाती। मेरी माँ को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। इस लड़के ने हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद उठाया और उसके दोस्तों ने मुझे पैसे दे दिए थे। वह चारों बहुत अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे। अगर वह चाहते तो बगैर मेरी इज्जत लूटे भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो हॉस्पिटल वालों ने मुझे छुट्टी दे दी और वह पूरी रकम भी मेरे हाथ में आ गई थी। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। इस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी करूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी थी। अब मैं इस लड़के के फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि बगैर किसी मतलब के मदद करने बैठे लोग बहुत कम हैं, बल्कि ना के बराबर ही हैं। नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखे, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घर से निकलती है, और वह फिर तंग कपड़े पहन रही हो या फिर किसी रेस्टोरेंट के गेट पर ही क्यों न खड़ी हो। अगर वह ऐसे कपड़े पहन रही है तो उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि वह आवारा या बदचलन है। औरतों को सम्मान दे, उनकी इज्जत करे। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।